जिसमें हम लोगों ने एक वायर को डिफरेंट शेप में बेंड किया था। ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। एक वायर हमने बेंड कर रखा है लाइक दिस। अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आपको डॉट क्रॉस दोनों मिलने वाले हैं। अब तक सिर्फ डॉट या सिर्फ क्रॉस मिल रहा था। अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पा रहे थे। यहाँ जितनी स्ट्रेट करंट कैरिंग है उनका मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गया था। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सर्वाइव करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सर्वाइव करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सर्वाइव करेगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सर्वाइव करेगी तो पार्ट ऑफ सर्किल है दैट इज सर्कुलर आर्क, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखी गई थी μ0I/2r अल्फा बाई 360 और डायरेक्शन देखेंगे तो ये आएगा क्रॉस। इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो आएगा क्रॉस μ0I/2r, r इज द ट्वाइस ऑफ 4 आ जाएगा अल्फा बाई 360 ये आएगा क्रॉस। और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये 3r आपको लेना होगा। तो दिस विल बी द B3 इज इक्वल टू μ0I by 2r and r is the 3r, so this becomes 6r alpha upon 360, alpha upon 360 डायरेक्शन में है डॉट। B1 और B3 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा डॉट। B1 प्लस B3 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा डॉट। और B2 क्रॉस है, B1 प्लस B3 में से B2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डॉट माइनस क्रॉस इज इक्वल टू डॉट। तो यहाँ आपके पास नेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है। आप B1 प्लस B3 की वैल्यू अगर बिगर पाए हैं विच इज डॉट, इसमें से आपको माइनस करना है B2 क्रॉस। तो ये जो डायरेक्शन आएगा इसका डॉट में से क्रॉस चला जाएगा तो जो बचेगा विल बी द डॉट से। फिर द वैल्यू इज B डैश एंड डायरेक्शन डॉट में से क्रॉस जा रहा है तो जो बचेगा विल बी द डॉट। और आप ऐसे कर सकते थे कि B2 में से B1 और B3 को माइनस करते, B2 में से B1 और B3 को माइनस करते तो अभी हम B2 में से B1 प्लस B3 को माइनस कर रहे हैं, B2 इज द क्रॉस, तो वैल्यू तो B डैश ही आनी है, लेकिन डायरेक्शन आपने B2 में से इसको डायरेक्ट क्रॉस में से डॉट हटाया है तो फाइनल डायरेक्शन विल बी द क्रॉस। इस तरीके से वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम करते क्या है कि अगर डॉट में से क्रॉस को हटा रहे हैं तो आंसर डॉट होगा, अगर क्रॉस में से डॉट को हटा रहे हैं तो आंसर क्रॉस होगा। तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं आपने डॉट में से क्रॉस को माइनस किया और आंसर आया, तो डॉट में से क्रॉस को माइनस किया तो कंफर्म है ये डॉट ही लिखेंगे आप डॉट से ग्रेटर मान लेते हैं। साल की आया -3 टेस्ला, तो माइनस डॉट, ये माइनस कैसे एब्जॉर्ब होगा? माइनस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स नाउ, तो रिवर्स नाउ मतलब ये हो जाएगा 3 टेस्ला क्रॉस। मीन्स अगर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड डॉट लगा रखी थी और आगे एक माइनस अप्लाई हो गया तो माइनस का मतलब है रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करने का मतलब माइनस का रिवर्स दैट इज माइनस डॉट का मतलब ये डायरेक्शन में क्रॉस है। और एक आध एग्जांपल देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट डायरेक्शन है। अगर हम और एग्जांपल लेते लाइक कुछ ऐसा जो आपके बोर्ड में आया हुआ है या मोस्टली VCQ में आया हुआ है, तो आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो, ज्ञान प्रकाश भरो, जग से नाश करो। इसमें करंट सर्कुलेट कर रही है तो दिस एंड टू दिस, और यहाँ सेंटर पे आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। एक R1 रेडियस दिया हुआ है
ये भी सर्किल पूरी सर्किल नहीं बन पाया है। एक R2 रेडियस दिया हुआ है, ये भी सर्किल नहीं बन पाया है। अल्फा, इसमें अगर आप देखें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किल, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किल और दिस इज स्ट्रेट वायर, यानी टोटल 4 सेक्शन हो गए। दिस एज अ पार्ट ऑफ सर्किल, दिस एज अ पार्ट ऑफ सर्किल, दिस स्ट्रेट वायर, दिस स्ट्रेट वायर। अब अगर आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है। क्यों? इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड आप इस पॉइंट पर निकाले जाएंगे, डायरेक्ट साइड प्रोड्यूस करेंगे तो कन्फाइन कर लेगा, पॉइंट से होकर निकल जाएगा, तो दिस इज नॉट सर्वाइविंग। इसी तरह से ये जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना होगा, फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉइंट से होकर निकल जाएगा, अकॉर्डिंगली कोई डिस्टेंस नहीं आएगी। आप पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द वायर, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब है एक ये बचा सर्कुलर वाला 1 और एक ये बचा सर्कुलर वाला 2। 1 की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखेंगे तो पार्ट ऑफ सर्कुलर कॉइल है, तो म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, आर इज द R1 एंगल, एंगल ये वाला इतना है, तो इसका हो जाएगा 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस अल्फा अपॉन 360 डिग्री। डॉट या क्रॉस, तो आप देख सकते हैं कि आपको मिल रहा है क्रॉस, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस। आ जाइए 2 पर, 2 विल बी द V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस R2, R2 इज द रेडियस और एंगल इस सर्कुलर कॉइल का जो एंगल है ओवर द सेंटर दैट इज अल्फा अपॉन 360। डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन आएगा क्रॉस, क्रॉस आने का मतलब है कि दोनों ऐड हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 plus B2 having the direction in cross, यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन नहीं आया, दोनों क्रॉस आया है तो ऐड हो जाएगा। ये हो गया B1 plus B2 एंड हैविंग द डायरेक्शन क्रॉस। तो एक और ले लीजिए कि डिफरेंस, जैसे एक डॉट आ जाता है क्रॉस आ जाता तो डिफरेंस लेना पड़ता, दोनों क्रॉस क्रॉस है तो दोनों ऐड हो गया। तो एक और बोर्ड का ले लीजिए, याद है मुझे, दिस एंड एक वायर लिए आप सम लेंथ और उसको इस तरीके से बेंड करके एक शेप दे दिया और करंट एडजस्ट कर दिया, दिस एंड फाइनली दिस। इस तरीके से करंट सर्कुलेट कर रही है। इस तरीके से आपसे पूछा गया यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएं। एक आपको एज अ रेडियस R1 दे दिया गया होगा और एक एज अ रेडियस आपको R2 दे दिया गया होगा एंड करंट इज I। देखिए इसमें कितने पार्ट है, ये स्ट्रेट करंट करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 लेनी होगी, क्यों? क्योंकि बैक साइड प्रोड्यूस करने पर कन्फाइन कर गया, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड 0 लेनी होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे बढ़ाने पर कन्फाइन कर गया। यानी इसमें 2 आर्क हैं, एक ये वाला पार्ट ऑफ सर्किल है और एक ये पार्ट वाला पार्ट ऑफ सर्किल है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड में से इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर इसको हम 1 कह लेते, इसको हम 2 कह लेते, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ लिखेंगे तो दिस विल बी द B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R1 अल्फा, अल्फा की जगह आपके पास है 180 अपॉन 360, 180 अपॉन 360, ये हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए तो डायरेक्शन आएगी इसकी, यहाँ आएगी वैल्यू डॉट दिस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखेंगे तो इस केस में ये हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R2 180 बाई 360 1/2, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो आएगा क्रॉस। अब आपको पता है R1 की वैल्यू लेस है R2 से, R1 लेस तो B1 ज्यादा, यानी डॉट वाली ज्यादा है क्रॉस वाली कम है, तो B नेट आपको लिखना चाहिए B1 माइनस B2 और ये जो भी आएगा आंसर में B डैश, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डॉट में से क्रॉस आप माइनस कर रहे हैं तो जो बचेगा वो होगा डॉट। आप डॉट वाला ग्रेटर ले रहे हैं, क्रॉस वाला लेसर ले रहे हैं, तो डॉट में से क्रॉस चला जाएगा, जो बचेगा विल बी द डॉट।
अगर आप B2 माइनस B1 ले रहे हैं, B2 माइनस B1, तो वैल्यू तो B डैश ही आएगी, ठीक है। लेकिन आपने B2 को ग्रेटर देन B1 लिया है, क्योंकि वैल्यू नहीं दिख रही यहाँ पे, तो B2 का मतलब क्रॉस ज्यादा है एंड डॉट कम है, तो ये आंसर क्रॉस होगा। अब वही है कि अगर ऐसा नहीं होगा, ये वाला आ चुका था और जब ऐसे निकाले तो एक माइनस यहाँ बढ़ेगा, उस माइनस के बढ़ने का मतलब होगा माइनस ऑफ क्रॉस, दैट इज डॉट। तो इस तरीके से एक ही आंसर आपको मिलेगा, या तो B1 ग्रेटर देन B2 मिलेगा या B1 लेस देन B2 मिलेगा। अगर इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फिर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, बुक से ढूंढ के लगा सकते हैं, या हम शीट अपलोड कर देंगे, वहां से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए सबसे बड़े डेरिवेशन पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका डेरिवेशन भी आता है और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो हमने स्पेशल काइंड ऑफ सम न्यूमेरिकल कवर किए। Magnetic field due to straight current carrying wire. Magnetic field due to straight current carrying wire. Magnetic field due to स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यहाँ जो वायर है वो स्ट्रेट है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो रही है अराउंड द वायर, वो हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वायर है, अभी हमने केस नहीं बनाए हैं। केस का मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, पॉइंट एंड पर है, ठीक है, पॉइंट की पोजीशन। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देयर इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग एंड एट अ स्मॉल आर डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट P at which the magnetic field B is to be determined। अगर आप कंपास रख के खींचे तो आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। उन सर्कुलर लाइंस पर जो टेंजेंट ट्रेस करेंगे, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड B। वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ एरो रखेंगे। अभी इस वायर के लिए इस पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है। स्टेप 1, आपको एक करंट एलिमेंट चूज करना चाहिए ऑन द वायर। आपको एक टुकड़ा कट करना चाहिए ओवर द वायर। हमने एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया AB ऑफ लेंथ DL कंटेनिंग द करंट I। तो पहले भी ऐसा करते थे, बैच सेवर्ट में आप एक सेक्शन लेते थे, उस सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे। तो हमने इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पर एक सेक्शन कंसीडर किया AB ऑफ लेंथ DL कंटेनिंग द करंट I। इसको ज्वाइन कर दिया टू द पॉइंट P। से दिस डिस्टेंस इज S एंड से दिस एंगल इज फाई। अगर फाई और ग्रेटर करेंगे तो ये लोअर एंड को कवर करेगा, फाई 0 करेंगे तो इस पॉइंट को कवर करेगा, और फाई नेगेटिव करेंगे तो फिर इसको कवर करेगा। अगर नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, फाई पॉजिटिव, तो फिर ये नेगेटिव होगा। अगर इसको नेगेटिव मान रहे हैं, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, तो ये नीचे उतर रहा है, तो ऊपर वाले को प्लस बोलेंगे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये हमने जो सेक्शन लिया है, इस सेक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं टू द परपेंडिकुलर लाइन। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द वायर। तो इससे इस चूजन सेक्शन का जो एंगल है दैट इज द फाई। अब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप बैट से वर्ड से लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। थीटा कहाँ है? दिस इज द थीटा। कैसा थीटा? चूजन सेक्शन का ज्वाइनिंग लाइन के साथ जो एंगल होता है दैट इज थीटा। IDL साइन थीटा बाई S स्क्वायर नॉट द R स्क्वायर। इस करंट एलिमेंट IDL से S डिस्टेंस और थीटा डिग्री पर
पॉइंट P है जहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई एस स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट कर दें फॉर होल लेंथ ऑफ द वायर तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। बट ये इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों इंटीग्रेट नहीं होगा? इसमें दो वेरिएबल है। जैसे जैसे होल लेंथ ऑफ द वायर कवर करेंगे dl वेरिएबल हो जाएगा, और जैसे जैसे dl इंक्रीज होगा एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। यानी इस थीटा को जैसे जैसे यहां लाएंगे, अब देख रहे हैं थीटा 90 हो जाएगा, और जैसे जैसे इसको नीचे हो जाएंगे थीटा लेस हो जाएगा। यानी इसमें दो वेरिएबल है, dl और साइन थीटा, और एक और वेरिएबल है s। अगर आप इस सेक्शन को यहां चला के लाए तो दिस विल बी द s, कम हो गया, s की सबसे लोएस्ट वैल्यू r होगी। और जैसे जैसे इस सेक्शन को नीचे उतारेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे s की वैल्यू बढ़ रही है। मीन्स ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सिंगल इंटीग्रेशन तो सॉल्व होता नहीं है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कहां से सॉल्व होगा? मीन्स दिस कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली। हमें अरेंज करना होगा i को dl को, सॉरी i तो कांस्टेंट है, dl को, थीटा को और s को टू बिकम इंटीग्रेबल। इनको हम एडजस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर फाई। फाई को अगर हम वेरी कराएं तो फाई के वेरी होने पर होल लेंथ ऑफ द वायर को हम कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने बायट-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड लिख दी, और इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि थ्री इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। आप ऐसा करो अभी कि एडजस्टमेंट, इसको इंटीग्रेबल बनाना है। जो सेक्शन आपने कट किया है ओवर द करंट कैरिंग वायर, उसको आप ज्वाइन करो टू द पॉइंट P। ये देखिए ज्वाइन कर लिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डी फाई। कहते हैं करंट एलिमेंट इज मेकिंग एन एंगल डी फाई। अरे dl वाज द लीनियर विड्थ, डी फाई इज इट्स एंगुलर विड्थ, कितना एंगल बना रहा है। और यहां से आप परपेंडिकुलर ले लो तो दिस विल बी द m। आपके पास एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और आपके पास एक दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। ये एडजस्टमेंट के लिए है ताकि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ABM में, ट्रायंगल ABM में अगर आप साइन थीटा लगा देते, साइन थीटा, तो ये हो जाता AM अपान AB, AM अपान AB। AM की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने परपेंडिकुलर खींचा है AM को ऑन BP, तो होल्ड कर लीजिए, AM इज द AM, बट AB इज द chosen current wire, chosen section of the current carrying wire over the whole length of wire, that is AB is of length DL। यहां से आप AM की वैल्यू निकाल लीजिए एज द DL sin थीटा। होल्ड कर लीजिए इसको। आप इस ट्रायंगल में लगा दीजिए एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बिकॉज दिस इज टू स्मॉल, तो ये एंगल डी फाई भी स्मॉल होगा। तो इन ट्रायंगल PAM लगा दीजिए एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल है डी फाई, आर्क is the AM and radius that is S। ये इतना आप S ले सकते, ये S है and this is too small, so this is also S। तो angle is equal to arc by radius, तो AM by S। तो यहां से आपको AM की वैल्यू मिल गई SD फाई। ये हो गया थर्ड। सेकेंड और थर्ड इक्वेट होंगे। DL sin थीटा, ये देखिए DL sin थीटा इज द SD फाई फ्रॉम 2 and 3। DL sin थीटा इज इक्वल टू SD फाई। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको मिल रहा है DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई S स्क्वायर। इतना होल्ड कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई S स्क्वायर। DL sin थीटा SD फाई रख दीजिए, दिस इज SD फाई, S एक पावर
कैंसिल हो गई। इसमें इनटू आर कर लीजिए एंड बाई आर कर लीजिए, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है जिससे हम इसको सिंगल इंटीग्रेशन टर्म में ला सकें। तो इनटू आर बाई आर और अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये वाला टर्म, आई बाई आर बाई एफ डी फाई, आई बाई आर, तो आई भी होल्ड कर लीजिए, आई भी कांस्टेंट है, आई ये आर, आई बाई आर में आई कांस्टेंट आर कांस्टेंट, आर की बहुत सारी वैल्यू नहीं है, आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस की बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आई बाई आर बस ये आर बाई एस डी फाई, आर बाई एस डी फाई। जरा ध्यान से देखिए तो कॉस फाई इसके ऊपर लगाइए, तो कॉस लगाएंगे तो कॉस फाई हो जाएगा बेस यानी आर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एफ, cos over the phi will be the base that is r upon hypotenuse s. This r by s is actually the cos phi. सिंगल वेरिएबल आ गया phi d phi, मीन्स यहां से मैग्नेटिक फील्ड dB हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r cos phi d phi. This integrating this for whole length of the wire, net magnetic field can be obtained. जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो वही लिमिट चाहिए होगा, तो लिमिट के लिए हमें वायर की प्रॉपर्टी लेनी होगी या पॉइंट की प्रॉपर्टी लेनी होगी। पहली प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी प्रॉपर्टी है फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी प्रॉपर्टी है पॉइंट P इज एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चौथी प्रॉपर्टी है एट एनी एंड। हम इसमें से सिर्फ तीन ही डिस्कस करेंगे, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा या आपको केस मिल जाएंगे इन अ नोट। तो बी नेट की अगर बात करें तो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डीबी अंडर द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एमसीएस यूनिट में एज अ टेस्ला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए। यानी आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर कहीं ले रहे हैं कंटेनिंग द करंट आई और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं, तो बैक से वर्ड लाते आफ्टर एडजस्टमेंट एक छोटे से सेक्शन की जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है पॉइंट पी पर, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर cos फाई डी फाई। हम लोग तो अपने टाइम में रटे थे इसको, ये कैसे आया नहीं पता था, बट हमने दिखाया कि मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। आप लिख सकते हैं कि स्टेप 1 बैक से वटला, स्टेप 2 आफ्टर एडजस्टिंग वी गेट दिस, स्टेप 3 में आपको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट चाहिए होगी। तो चलिए आते हैं केस में जिसमें हम इसकी लिमिट पा सकें और इसको सॉल्व करके देख सकें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग इन डिफरेंट केसेस। अगर मैं कहता वायर इज फाइनाइट, यानी केस 1 हम कह रहे हैं फाइनाइट वायर, तो लिमिट देखिए क्या होगी, फाइनाइट वायर, ध्यान से देखिए, फाइनाइट वायर का मतलब ये करंट कैरिंग वायर हो गया, इसकी लोअर एंड हमें दिख रही है, इसकी अपर एंड दिख रही है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है जहां मैग्नेटिक फील्ड भी ढूंढना है। आपने क्या किया है, आपने एक स्मॉल सेक्शन चूज किया है ओवर द करंट कैरिंग वायर, इस सेक्शन से इसको ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने पर ये वेरिएबल फाई जो है इसके टर्म में आपने इंटीग्रेशन जनरेट किया है। तो इस सेक्शन की इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डीबी, जो कि आप निकाल चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर cos फाई डी फाई। लगाइए इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रल डीबी हो जाएगा इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर cos फाई डी फाई। लिमिट कैसे पता चलेगी, इसको रन करा के यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी फाई की आपको ये वैल्यू चाहिए होगी, दिया होगा कुछ 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, नहीं दिया है तो हम इसका नाम रखना है -φ1, यानी फाई इज इक्वल टू -φ1 करेंगे तो ये सेक्शन यहां आ जाएगा टू द लोअर एंड, तो इतने वायर की मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी हो जाएगी। मीन्स लोअर लिमिट इज -φ1,
ठीक है, अपर लिमिट यहां तक आएंगे तो अपर लिमिट इसको रन करा के यहाँ लाएंगे तो फाई 0 होगा, और अब धीरे 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 ऊपर चलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये आपको एंगल चाहिए। यानी फाई की वैल्यू इतनी रखेंगे तो लोअर एंड कवर होगा, फाई की वैल्यू इतनी रखेंगे तो अपर एंड कवर होगा। दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो दिस इज प्लस फाई 2। हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देंगे। यानी फाई इज इक्वल टू माइनस फाई 1 विल कवर द लोअर एंड and phi is equal to plus phi 2 will cover the upper end. So this limit is the plus phi 2. This is the magnetic field due to a straight current carrying a finite length at any point. अभी ये हो जाएगा आपके पास B net, और इधर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर आप बाहर कर लीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर बाहर कर लीजिए, cos phi d phi आपको पता है इंटीग्रल cos phi d phi is the sin phi is the sin phi under the limit minus phi 1 to plus phi 2 minus phi 1 to plus phi 2। ये रखेंगे sin phi 2, ये रखेंगे माइनस sin phi 1, अरेंज करेंगे तो sin phi 1 plus sin phi 2 आएगा। यानी कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग है phi 1 डिग्री और phi 2 डिग्री के बीच में उसका लोअर एंड अपर एंड है, तो उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है B net is equal to mu naught upon 4 pi I by R sin phi 2 minus sin minus phi 1, that is sin phi 1 plus sin phi 2। एक बोर्ड का एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। जैसे ये वायर को बेंड कराने वाले हैं इन अ स्क्वायर लूप। एक एग्जांपल, इस डेरिवेशन का एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, अदरवाइज अभी डेरिवेशन पूरा नहीं हुआ है। एग्जांपल, अगर मैं कहता एक वायर को बेंड करके एक स्क्वायर लूप बनाएं, तो ये हो गया स्क्वायर लूप, दिस इज ए एंड ए, और ये करंट सर्कुलेट कर रही है लाइक दिस। हमसे कहा गया डायगोनल के इंटरसेक्शन पे यहां बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। आप इसमें 4 वायर देख रहे हैं, इस पूरे स्क्वायर को 4 वायर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। A to B तक एक वायर, B to C तक दूसरा वायर, C to D तक तीसरा वायर, एंड D to A तक नेक्स्ट वायर कंटेनिंग द करंट I एंड I। आप AB की बात कीजिए तो आप सिर्फ AB की बात कीजिए, AB की बात करेंगे तो इसका लोअर एंड और इसका अपर एंड आपको दिख गया। इस वायर से पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, परपेंडिकुलर ट्रेस कीजिए, यानी पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ट्रेस कीजिए, तो दिस विल बी बिहेव लाइक अ स्मॉल आर। देखिए पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, दिस लाइन विल बी ट्रीटेड एज द स्मॉल आर। दिख रहा है ये A है तो ये A/2 हो जाएगा। यानी स्क्वायर लूप में आपको R की वैल्यू लेनी है A/2, और अगर आप इस पे एक सेक्शन कंसीडर करते और ज्वाइन करते तो दिस वाज द वेरिएबल फाई, इसको यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। माइनस छोड़ दीजिए, माइनस इसलिए छोड़ दीजिए कि माइनस आप कंसीडर कर चुके हैं। तो ये आपने एक करंट एलिमेंट चूज किया, ज्वाइन किया तो वेरिएबल फाई दिख गया, इसको यहां रन कराएंगे तो ये एंगल चाहिए। ठीक है, साइन छोड़ दें तो क्योंकि साइन यूज कर चुके हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा है, तो ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और जब इसको यहां लाएंगे तो आप देख रहे हैं ये एंगल चाहिए, ये भी तो 45 डिग्री हो गया। क्या मतलब है? मतलब है इफ phi 1 and phi 2 are replaced by 45 and 45 डिग्री and R is replaced by A/2, तो इस AB की मैग्नेटिक फील्ड यहां निकल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड B due to wire AB at this point will be the म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R की जगह आपके पास है A/, तो ऊपर चला जाएगा 2 ब्रैकेट में साइन 45 प्लस साइन 45 दैट इज 2 साइन 45 दैट इज 1/√2। डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन देखना हो इसकी यहाँ, तो ये हो गया थंब करंट की डायरेक्शन, ये फिंगर बता रही है उस साइड, पाम कह रहा है इन साइड, मीन्स दिस इज क्रॉस। आप चेक कर लीजिएगा यही आएगा BCD। जब BC का निकालेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहाँ आएगी, और डायरेक्शन देखेंगे तो ये भी आएगा क्रॉस, यानी BC
इज इक्वल टू बी ए बी जितना ही वैल्यू में आएगा और डायरेक्शन में क्रॉस होगा। इसी तरह से बी सी डी निकालेंगे तो वही बी ए बी जितना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। एंड बी डी ए निकालेंगे तो ये भी बी ए बी जितना ही आएगा और डायरेक्शन में क्रॉस आएगा। क्रॉस 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 ऐड हो जाएगा तो बी नेट हो जाएगा 4 टाइम्स, बी नेट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी ए बी हैविंग द डायरेक्शन एज द क्रॉस। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये प्रॉब्लम आई थी। 4 बी ए बी की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा ये 2/√2 हो जाएगा, यहाँ 2√2 लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2√2 पाई बाई ए, ये हो जाएगा क्रॉस। इस तरह से हो जाएगा 8√2। हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं कांस्टेंट को, नहीं तो 4 कैंसिल कर देते, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा होगा तो म्यू नॉट अपान 4 पाई रिप्लेस हो जाएगा 10⁻⁻7 से। आपको पता है ना कि म्यू नॉट की वैल्यू होती है, ये मैग्नेटो का कांस्टेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम डिपेंडेंट होने को शो करता है। ये आया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इन MKS वैल्यू, ये MKS में इतना आता है। तो इस तरीके से हमने एक स्क्वायर करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे निकाल दी, ये आंसर हो जाएगा। आ जाइए केस 2। अगर मैं कहता कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है तब आप क्या करते हैं? केस 2 इनफाइनाइट लेंथ वायर। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो अपर एंड आपको नहीं दिख रहा, लोअर एंड आपको नहीं दिख रहा, कंटेनिंग द करंट है और इससे शार्टेस्ट डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है जहां मैग्नेटिक फील्ड आपको जानना है। आपने मैग्नेटिक फील्ड डिटर्मिनेशन में क्या किया, एक सेक्शन कट किया, उस सेक्शन को पॉइंट P से ज्वाइन किया, आपको ये वेरिएबल फाई मिला और इस वेरिएबल फाई के लिए आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड dB मिल रही है एज द म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल। ना सॉल्व करने के बाद मिला था आपको, अरेंज करने के बाद इसकी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सॉल्व करने के इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो उसकी लिमिट रख करके आपको सॉल्व करना है। तो एडजस्ट करने के बाद मिला था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर cos phi d phi, यही तो मिला था, cos phi d phi ये मिला था। अब लिमिट कैसे पता चलेगी, इसको जब जैसे जैसे नीचे ले जाएंगे देश और इसको इन्फिनिटिव तक लाना है तो आपको इस लाइन पर चलना होगा। कहते हैं 2 पैरेलल लाइंस इन्फिनिटिव पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब आप इस सेक्शन को चलाते नीचे ले जाएंगे, पाई की वैल्यू बढ़ते एक वैल्यू ऐसी आएगी जब आप लोअर एंड पर होंगे। तो जब ये इन्फिनिटिव पर है तो इसके पैरेलल चलिए, पैरेलल का मतलब पाई की लोअर वैल्यू हो गई -90 डिग्री, -90 यानी पाई इज इक्वल टू -90 रखेंगे। माइनस तो इसलिए कि नीचे उतर रहे हैं और 90 इसलिए कि पैरेलल चलना है, यानी जब पाई की वैल्यू -90 रखेंगे तो लोअर एंड कवर करेगा। पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आप यहाँ हो गए, फिर आप थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, 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 ये इन्फिनिटी पर गया हुआ है। ऐसे चलते आपको क्या दिख जाएगा, आपको ऐसे चलना चाहिए। इसका मतलब है ये अपर लिमिट हो जाएगी +90। इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अंडर द लिमिट -π/2 to +π/2 will give the magnetic field due to a straight current carrying wire of infinite length। इसका मतलब है बी नेट के लिए आपको चाहिए इंटीग्रल dB अंडर द लिमिट -π/2 to +π/2। पीछे सॉल्व किया था हमने, आप सॉल्व करके देख लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 2। क्लियर है ना, आप डीबी रखिएगा। इंटीग्रल cos पाई डी फाई हो जाएगा साइन पाई अंडर द लिमिट -π/2 to +π/2 रखेंगे तो 2 आएगा। मीन्स बी नेट मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज कमिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। लास्ट केस ले लीजिए, केस 3। अगर हम एट एनी वन एंड होते तो जनरली हम लोग तो रटे थे एट एनी वन एंड होंगे तो एक दूसरा एंड छूट जाएगा। अगर एंड छूट जाता है तो दोनों एंड मिला के मैग्नेटिक फील्ड 2I/r है, एक ही एंड पर होंगे तो I/r हो जाएगा। तो कैसे देखें, ऐसे देखिए, ये हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग जिसका लोअर एंड आपको दिख रहा है और दूसरा जो है ये दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है। अ पॉइंट इज लाइंग एट एनी वन एंड। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है वो पॉइंट एट एनी वन एंड ऑफ द वायर है। यानी कि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। आप इनफाइनाइट लेंथ ऊपर इनफाइनाइट इसलिए बनाए कि ऊपर वाला जहां टर्मिनेट हुआ वायर उसी पर पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस r पर, जहां मैग्नेटिक फील्ड जाननी है। आपने ये इक्वेशन कैसे जनरेट किया था, यही कह के जनरेट किया था ना कि एक सेक्शन चूज करेंगे, सेक्शन को ज्वाइन करेंगे तो दिस वेरिएबल विल बी द फाई। इसी फाई के लिए आपने पाया है। आपको पता है इसको नीचे चलाते जाएंगे तो फाई की वैल्यू बढ़ते 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 आपको इस पर आना होगा, तब ये लोअर एंड को कवर करेगा। यानी ये क्या हो जाएगा -π/2। और इसको वापस चलाते 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 यहां लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यानी पाई -π/2 टू 0 डिग्री के बीच में रन कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग दिस अंडर द लिमिट -π/2 टू 0 डिग्री विल प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। तो मतलब है इस सिचुएशन में जब वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है, उसके एक एंड पर पॉइंट है, तो आपको B मिलेगा एज द इंटीग्रल dB। लोअर एंड कवर करना है -π/2 पे, अपर एंड कवर करना है एट 0 डिग्री पे। फिर सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 2 नहीं आएगा, यानी कि आपको मिलने वाला है B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r। कैसा नहीं लग रहा है कि इस B नेट का आधा हो गया, इसमें 2I/r है, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये मिलेगा। यानी एंड पर मैग्नेटिक फील्ड आधी होती है। यानी दो एंड के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। बाहर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है, वो हमने नहीं निकाला है। और अगर दो वायर्स के एट एनी वन एंड में से किसी एक एंड पर मेंटेन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r हो जाती है। इस तरीके से आपने जान लिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 केस में कितनी है। अगर फाइनाइट ले ले तो कितनी है, इनफाइनाइट ले ले तो कितनी है, एट एनी वन एंड ले ले तो कितनी है। मतलब दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग। अगर इस एंड पर हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं तो दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r। और इन दो एंड्स के बीच में कहीं लिख रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I/r ये ले रहे हैं। और अगर ये दोनों एंड जस्टिफाइड है, लोकेटेड है, तो एक की लिमिट अगर φ1 है, एक की लिमिट φ2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं म्यू नॉट अपॉन